डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। मीन्स हर एक सब्जेक्ट को विज्ञान की कसौटी पर उतरने के लिए कुछ पद्धतियों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब देखो समाजशास्त्र होता क्या है। समाजशास्त्र उन वस्तुओं के बारे में बात करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से ही जानते हैं। सबसे पहली बात, सामाजिक समूहों के बारे में बात करता है, संस्थाओं के बारे में बताता है, मानकों के बारे में बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, संबंधों के बारे में बताता है, जो हम पर्सनल रिलेशंस हैं, दूसरे रिलेशंस हैं, औपचारिक अनौपचारिक संबंध, सबके बारे में बताता है। अन्य के बारे में भी अपने अनुभवों के द्वारा काफ़ी कुछ बताता है। अनुभव मीन्स समाज में हम कैसे जीवन जीते हैं, दूसरे लोगों से कैसे मेल मिलाप बढ़ाते हैं, ये सारा समाजशास्त्र का हिस्सा है। अब समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भी कुछ पद्धतियों और कार्यविधियों की आवश्यकता पड़ती हैं। पद्धति मतलब पद्धतियाँ होती क्या हैं, पद्धति शास्त्र होता क्या है, मतलब समाजशास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए कुछ अनुसंधान विधियां या पद्धतियां आवश्यक होती हैं, उनको समाजशास्त्र का पद्धति शास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्री अन्य व्यक्तियों से अलग होता है क्योंकि आम व्यक्ति तो समाज का ऑलरेडी हिस्सा होता है, लेकिन समाजशास्त्री समाज का अध्ययन करता है तो वो थोड़ा सा अलग होता है अन्य व्यक्तियों से। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो क्या जानता है समाज के बारे में, कैसे जानता है, डिपेंड ये करता है कि पद्धति शास्त्र के माध्यम से वो अपने ज्ञान को प्राप्त करता है, मतलब वो अपने वो ज्ञान को बढ़ाता है, व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करता है, एक ऐसा ज्ञान जो समाज के काम आए, इसलिए इसको पद्धति शास्त्र का नाम दिया गया है। पद्धति शास्त्र यानी कि अध्ययन की पद्धति, अध्ययन का तरीका, नया ज्ञान इकट्ठा करने का तरीका, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करना पद्धति शास्त्र का हिस्सा है। वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करना पद्धति शास्त्र का हिस्सा है। ये किसी विशेष पद्धति, तकनीक और कार्यविधि से अलग होता है। मीन्स किसी विशेष पद्धति से, तकनीक से और कार्यविधि से अलग होता है। समाजशास्त्री क्या दिखाता है कि समाज का जो अध्ययन है वो विशेष पद्धति, तकनीक या कार्यविधि से भी अलग हो सकता है। और होता क्या है समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्रमबद्ध मतलब एक स्टेप वाइज स्टडी करना किसी चीज़ की। विज्ञान की कसौटी पे कोई भी विषय तभी खरा उतर सकता है जब उसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाए, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके, सिद्धांतों पर आधारित हो। ठीक है, जो हमारे संबंध हैं मानकों पे आधारित हैं, कहीं ना कहीं ये सारे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्री पद्धति शास्त्र के माध्यम से करता है अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत। इसके लिए वो अलग अलग अनुसंधान पद्धतियां भी अपनाता है। मतलब पद्धति शास्त्रीय मुद्दों के अंतर्गत सबसे पहला विषय जो आपका आएगा कि पद्धति शास्त्र कहते किसको हैं, ये अध्ययन की पद्धति होती है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करना, नया ज्ञान इकट्ठा करना, व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करना समाजशास्त्री का उद्देश्य होता है। अब देखो, समाजशास्त्री अन्य व्यक्तियों से अलग होता है क्योंकि जो समाज के अंतर्गत चल रहा है उससे अलग वो जानने की कोशिश करता है। कैसे? पद्धति शास्त्र के द्वारा। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का भी अपना महत्व होता है। वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता में भी पूरा डिफरेंस पाया जाता है। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है, ये वस्तु का अध्ययन होता है। अब हम देखते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है डेली, वो अध्ययन है, वो किसी व्यक्ति के विचारों पर डिपेंड नहीं करता और वो डेली ईस्ट से ही निकलेगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन समाजशास्त्र में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। सब्जेक्टिविटी जिसमें मतलब व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तियों के विचारों पर आधारित, ये पूरी तरह से व्यक्ति के विचारों पर आधारित होता है। अब समाजशास्त्री भी तो समाज का हिस्सा है, वो समाज के एक परिवार का सदस्य है, समाज का सदस्य है। अपने विचारों को परे रख के वो नहीं
चल सकता। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का एक द्वंद्व चलता रहता है। अब एक व्यक्ति के विचार अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। मतलब बूढ़ा व्यक्ति अलग चीज़ों को पसंद करता है और यंग आदमी अलग चीज़ों को पसंद करता है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति किस चीज़ को खाना पसंद करता है, घी या तोरी, ठीक है। और जो यंग व्यक्ति है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। सच शब्द की डेफिनेशन ही अलग है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ये विषय समाजशास्त्र में लगातार काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। रीज़न पता है क्या है कि मतलब हर व्यक्ति पे, अब दुकानदार के लिए महंगा वर्ड कुछ हो गया है। दुकानदार के लिए सच वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, उससे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, वो महंगा बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो उसके लिए तो महंगा अच्छा है। लेकिन ग्राहक जो वहाँ पे लेने गया हुआ है, कंज्यूमर, उपभोक्ता जो वहाँ पे सामान खरीदने गया हुआ है, उसके लिए सस्ती चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए सच का मीनिंग अलग हो गया। अब दोनों दुकानदार और ग्राहक दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग रेट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं वस्तु के लिए, ठीक है। इसलिए समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का प्रश्न तो हमेशा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता व्यक्ति पर आधारित होती है, व्यक्ति के विचारों पर आधारित होती है, ठीक है। अब एक भूवैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करेगा, उसके अध्ययन को किसी भी तरह से नहीं नकारा जा सकता। वजह क्या है? उसको चट्टानों का अध्ययन करना है, जो साइंटिफिक ऑलरेडी है, और उसका अध्ययन जो है वो फिक्स होगा। लेकिन भूवैज्ञानिक के साथ साथ वनस्पति शास्त्री, वो भी वनस्पतियों का अध्ययन करेगा, उसके अध्ययन के अंतर्गत भी वस्तुनिष्ठता होती है। लेकिन एक समाजशास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति के विचारों को नहीं नकारा जा सकता। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यूज़, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं, और सच की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, ठीक है। अब हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ हमारे लिए ज़्यादा सही है या बच्चों के लिए ज़्यादा सही है, ये आप सब लोगों को पता है। बच्चों को हम कह देते हैं मोबाइल से परे हट, नहीं, इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, आदतन हो जाते हैं। मीन्स हर एक व्यक्ति के लिए इस अध्ययन में अलग अलग सच होंगे, ठीक है। अब कई व्यक्ति हैं जो मोबाइल से ही अपना काम करते हैं, तो उनके लिए तो मोबाइल का यूज़ करना लाजमी बनता है। तो ये अध्ययन अपने आप ही अलग हो जाता है। मीन्स वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों अलग अलग मायने रखती हैं समाजशास्त्र के शास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बहुविध पद्धतियाँ और पद्धतियों का चयन। समाजशास्त्री अध्ययन करते वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो कौन सी पद्धति का चयन करे, किस समस्या के अध्ययन के लिए। मीन्स इतनी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में से चयन भी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट कार्य है। देखो, अगर संयुक्त परिवार का अध्ययन करना है तो एक समाजशास्त्री सबसे पहले क्या सोचता है कि अवलोकन विधि सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में टूटते जा रहे हैं, या संयुक्त परिवार जो हमारे भारतीय समाज का ढांचा है उनसे रिलेटेड किसी समस्या का अध्ययन करना है तो अवलोकन विधि ही सबसे श्रेष्ठ रहेगी। अब अगर हमें स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना है तो साक्षात्कार और प्रेक्षण विधि सबसे ठीक रहेगी। मीन्स साक्षात्कार 2 या 3 घंटे का भी हो सकता है, उनसे उनकी स्थिति के बारे में क्वेश्चंस जानना, उनके विचारों के बारे में जानना, इस ढंग से मतलब स्त्रियों की स्थिति का हम केवल साक्षात्कार और प्रेक्षण द्वारा ही बेहतर ढंग से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब पद्धतियाँ तो काफ़ी सारी हैं, पद्धतियों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। वर्गीकरण करने का एक तरीका है, हम पद्धतियों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक जिसमें डिस्टेंस को मापा जा सके। अब मैं यहाँ से रोड तक जाती हूँ तो उस डिस्टेंस को मापा जा सकता है, उसको बोलते हैं मात्रात्मक पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत मापा जा सके
गिना जा सके, मात्रात्मक पद्धतियाँ होगी। अब आता है गुणात्मक पद्धतियाँ। गुणात्मक पद्धतियाँ वो होती है जिसमें गुणों का, इंसान की इमोशंस का, फीलिंग्स का, समाज में रहने के ढंग का, ठीक है, हमारी परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, वो गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कौन सी गुणात्मक पद्धतियों का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? गुणात्मक पद्धतियों के अंदर कौन सी पद्धति आती है? अवलोकन आ गई, साक्षात्कार आ गई, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक वर्गीकरण करने का तरीका ये है कि हम इनको दो भागों में बांट सके। अन्य वर्गीकरण क्या हुआ? ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल मेथड्स। अब ऑब्जर्व करके तो हम जिस चीज़ का अध्ययन कर सके वो इस मेथड के अंतर्गत आएगा। बिना ऑब्जर्व किए अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, मीन्स द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए या अभिलेखों या अभिलेखागारों में रखे आंकड़ों, पत्रिकाओं, अखबारों के थ्रू अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसको नॉन ऑब्जर्वेबल मेथड्स के अंतर्गत लिया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राथमिक आंकड़े, मतलब आंकड़ों को इस ढंग से, जब आंकड़ों को शोधकर्ता खुद जाके इकट्ठा करता है और वो आंकड़े नए होते हैं, ना किसी के द्वारा प्रयोग किए हुए होते, प्रश्नावली भरवाता है, ठीक है, उत्तरदाता स्वयं प्रश्नदाता को उत्तरों को देता है, उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है, द्वितीयक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जो किसी अखबार, पत्रिका, अभिलेखों से हमें पता चलते हैं, उनके आधार पर रिसर्च करना, वो सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्गीकरण करने का एक तरीका और है व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि यानी कि मैक्रो, यानी कि जब शोधकर्ता अकेले जाकर आंकड़े इकट्ठा करता है, छोटे लेवल पर अध्ययन करता है, तो उसको व्यष्टि अध्ययन कहा जाता है। समष्टि अध्ययन मीन्स जब शोधकर्ता के अलावा बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है, बड़े लेवल पे अध्ययन किया जाता है, काफ़ी लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एक से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है, उसको समष्टि अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। अब देखो, अगर हमें मद्यपान की समस्या का अध्ययन करना है तो हमें उस क्षेत्र में जाके क्या सर्वे मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मद्यपान की समस्या भी अपने आप में बड़ी समस्या है, इसके अध्ययन के लिए हमें सर्वे मेथड अपनाना पड़ेगा। संयुक्त परिवार के अध्ययन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते आए हैं? अवलोकन, क्योंकि संयुक्त परिवार भारत की मेन परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। अब अकेली स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना है तो हमें क्या चाहिएगा? साक्षात्कार, क्योंकि जब तक हमारे पास उन स्त्रियों के व्यूज नहीं होंगे, घरेलू औरतों के हमारे पास व्यूज नहीं होंगे, तो वो स्टडी कैसे सही मानी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समाजशास्त्री के पास मेथड तो बहुत सारे हैं और उनको चूज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी है, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब एक से अधिक मेथड्स का प्रयोग करके जब अध्ययन किया जाता है तो उसको किस चीज़ का नाम दिया गया है? त्रिभुवन। ठीक है, मतलब एक से अधिक मेथडों को यूज करते हुए जब कोई अध्ययन किया जाता है तो उसको त्रिभुवन का नाम दिया गया है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, बहुविध पद्धतियाँ और पद्धतियों का चयन।